अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आ गई आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। और आज जो है मैं कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने जा रही और ना ही किसी भी किस्म के प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं रिव्यू जो शेयर करने जा रही हूँ वो थोड़ा है जी हेल्पफुल CSS एंड PMS के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कोल्ड वार, US की कोल्ड वार की हिस्ट्री को। तो जो स्टूडेंट्स CSS के और PMS के हैं तो वो आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और वो लोग जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूएस हिस्ट्री कोल्ड वार का जो इरा है ये 1945 वर्ल्ड वार 2 के बाद होता है और ये सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान है। एक रिवायरली जो है डिसिप्लिन है और इसमें कोई आर्म फोर्सेस वगैरह यूज़ नहीं होती। कोल्ड वार इरप्शन जो है वो 1945 में होती है जब वर्ल्ड वार 2 एंड हो जाती है। अब इसकी जो इरप्शन है वो एक तो स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म की वजह से होती है। स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म क्या है कि पहले तो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट मिल के हिटलर ऑफ जर्मनी के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या है कि जोसेफ स्टालिन जो कि सोवियत यूनियन का मेंबर है और यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में काम कर रहा होता है, वो क्या करता है कि सोवियत यूनियन का लीडर है और ईस्टर्न यूरोप को टेक ओवर करता है और साथ साथ इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज हो जाती है। इसलिए डिस्ट्रस्ट हो जाता है अमेरिका का इस पर और वो कहता है कि इसको कंपनसेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट जो है वो अनविलिंग होती है कि वो टोटलिटरिज्म के या स्प्रेड ऑफ वेस्ट वर्ल्ड पे जो है काम करे, जो कि मॉस्को से शुरू होता है। चेंजेस ब्रॉड बाय डीकोलोनाइजेशन का अमल, पहले कोलोनाइजेशन होती है कि और फिर डीकोलोनाइजेशन जब हो जाती है तो डीकोलोनाइजेशन की वजह से हर एक नेशन जो है वो सुपर पावर बनने की कोशिश करती है। और ये एक कंट्री में नहीं होता बल्कि यूरोप, ईस्ट ऑफ यूरोप से लेकर यहाँ चाइना, साउथ कोरिया और कोरिया में भी होता है। सुपर पावर बनने की कोशिश करती है और साथ साथ इसराइल का इसमें क्रिएशन भी होती है। 5 साल गुजर जाते हैं वर्ल्ड वार 2 को, लेकिन फिर भी अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो साउथ कोरिया में रहती हैं कि चेक कर सकें कम्युनिज्म का स्प्रेड को। कोल्ड वार की काज़ेज़ क्या है कि इसमें वेस्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसीज जो हैं वो कम्युनिज्म के आइडिया पे काम करने चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट USSR की रिकग्नाइजेशन को रिफ्यूज़ कर देता है और डोमेस्टिक फियर जो है अमेरिका के अंदर इरप्ट हो जाता है कि कहीं कम्युनिज्म इधर इरप्शन ना कर ले। रेड स्कार उस पीरियड को कहते हैं जो वर्ल्ड वार 1 के बाद है और एक वर्ल्ड वार 2 के बाद। अमेरिकन बिजनेस लीडर जो है वो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन से के फियर में है। वर्ल्ड वार 2 जो है वो इसका एक बड़ी काज है। और दूसरा सोवियत की हॉस्टिलिटी कि वो उसकी इल विल जो है उसकी भी वजह है कि 20 मिलियन रशियन जो है वो इसमें वर्ल्ड वार 2 में पेरिश हो जाते हैं। और स्टालिन फिर भी अमेरिकन के साथ जो है उसमें होता है, एनरेज्ड में होता है अमेरिका और ब्रिटिश के खिलाफ। इसी असना में जो यूनाइटेड स्टेट जो है लैंड लीज अपना टर्मिनेट कर देता है। लैंड लीज क्या है कि परमिट है टू द टेनेट के अपना टेनेट यानी ठेकेदारों के लिए कि कोई भी ग्राउंड पीस ऑफ ग्राउंड है वो इस्तेमाल कर सके, तो वो अमेरिका ख़त्म कर देता है। फिर साथ साथ कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म जो है जोसेफ स्टालिन जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को जो है डिज़ॉल्व करता है, ये शो करने के लिए कि हम तो सिर्फ नाजी को जर्मनी के नाजी को डिफीट कर रहे थे और ग्लोबल रेवोल्यूशन हमारा मकसद नहीं था। लेकिन 1948 में फिर सोवियत जो है लेफ्ट विंग गवर्नमेंट इंस्टॉल करता है ईस्टर्न यूरोप में और इसकी वजह से जो है ब्रिटिश और अमेरिकन जो है फियर में होते हैं कि ये कहीं सोवियत डोमिनेशन परमानेंट ना हो जाए ईस्टर्न यूरोप में। और यहाँ पे सोवियत यूनियन जो दूसरी साइड पे है वो डिटरमिनेट होता है कि वो ईस्टर्न यूरोप को पूरा कंट्रोल करनी जो है वो भी इरप्शन की वजह है कोल्ड वार की। यानी कोल्ड वार कैसे शुरू हो रही है तो डिवीजन ऑफ जर्मनी में अकोमोडेशन जोन्स बन जाते हैं। 4 एलाइज जो है मिलके जर्मनी हो गया और यूनाइटेड स्टेट हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस और सोवियत यूनियन, इनके जो है ऑक्यूपेशन जोन्स बन जाते हैं जर्मनी में। और फिर जो जर्मनी है इसमें नाजिफिकेशन हो जाती है। डी नाजिफिकेशन क्या है कि डेमोक्रेसी का उलट है, यानी वो फॉर द पब्लिक है तो ये अगेंस्ट पब्लिक जो है मतलब कि अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो डीनेसिफिकेशन हो रही है जर्मनी में और वहाँ का जो नाजी लीडर्स हैं वार ट्रायल के दरमियान जो है उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। और साथ साथ जो है कम्युनिस्ट रिजीम जो है वो इलेक्ट हो जाती है हमारे पास ईस्टर्न यूरोप में, जो कि इस साइड पे है यहाँ पे। तो ईस्टर्न यूरोप में जो है ये शुरू हो जाती है। उसके बाद है US फॉरेन पॉलिसी। US फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जब 50 ईयर तक वो देखता है कि कोल्ड वार शुरू रहेगी तो वो जो है कोई भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं देता सिवाय एक की कंटेनमेंट पॉलिसी वो देता है। कंटेनमेंट पॉलिसी ये है कि मिलिट्री बाय मिलिट्री जो है ये क्राइसिस को ख़त्म किया जाए। उसके बाद जो है हमारे पास पोस्ट वार प्रीडिसमेंट आ जाते हैं। प्रीडिसमेंट यानी केयर, पोस्ट वार के बाद केयर क्या करनी है तो US अमेरिका जो है वो कहता है कि हमने जो है बिल्ड करना है जापान वगैरह को, यूरोप को, साथ साथ पनिश करना है लोगों को, वार के क्रिमिनल जितने भी हैं। और जो वर्ल्ड वार 2 जो है उसके बाद वो ये भी चाहता है कि कोई और वार ना हो, तो ये केयर वो कर रहा है पोस्ट वार के बाद। रोमेन इतना अच्छा तो साबित नहीं होता लेकिन आखिरकार वो कुछ बेहतर इकदाम ले लेता है पोस्ट वार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उसके बाद जो है द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस
द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है कि ट्रूमैन जो है वो जब आता है प्रेसिडेंसी में तो उस दौरान वो इनवाइट करता है लाइट डेलीगेट्स जो कि ब्रिटेन से है, ब्रिटेन से भी साथ साथ हमारे पास हैं यहाँ पे जो हमने किया, ब्रिटेन से, फ्रांस से, सोवियत यूनियन से, ये सारे एलाइड हैं, तो इनको मिला के एक ब्रिटेन वुड्स पे जो है कॉन्फ्रेंस करता है। और आखिर कॉन्फ्रेंस के आखिर में जो है 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड बैंक और IMF ये क्रिएट करता है। फिर जो है यूनाइटेड स्टेट की क्रिएशन भी होती है। क्यों होती है कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ना कोई स्पिरिट नहीं है इंटरनेशनलिज्म पे काम करने के लिए, और लीग ऑफ नेशन जो है वो वीक हो चुकी होती है और कोई काम जो है वो नहीं कर सकती। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल बॉडी जो है वो वुड्स और विल्सन जो है वो इसको करना चाहता है कि वर्ल्ड की पावर जो है एक दूसरे के साथ ज़्यादा वार्स ना करें और कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस की जाए या कोई ऐसी नेशन बनाई जाए, तो वो यूनाइटेड नेशन को क्रिएट करता है। तो चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं यूनाइटेड नेशन के बनने की, और फिर आखिरकार जो है एक प्रिंसिपल पे अमल करते हैं डम्बेरटन ऑक्स याल्का कॉन्फ्रेंसेस में, और एक नया चार्टर जो है वो क्रिएट करते हैं। और इसी तरह ये चार्टर बनता बनता जो है यूनाइटेड नेशन बन जाता है। और इससे चार्टर के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएसएसआर सोवियत यूनियन को ही कहते हैं, इनको परमानेंट सीट दे दी जाती है यूनाइटेड नेशन में, जबकि वीटो पावर भी इन्हीं के पास होती है। वीटो पावर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास, यूनाइटेड स्टेट का ही हिस्सा होगा यूनाइटेड नेशन का, उसके पास होती है। रिबिल्डिंग जापान, फिर अब जब यूरोप की बात ख़त्म हो गई तो अब जापान को भी रिबिल्ड करना है। तो रिबिल्ड का प्रोसेस जो है उस वक्त शुरू होता है जैसे ही वार ख़त्म हो जाती है। तो इनके अंदर जो कमांडर होते हैं लाइट फोर्सेस के पैसिफिक में, US आर्मी जो है डोगलस मैक आर्थर, ये जो है इनिशिएट करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो शुरू हो जाए और रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस साथ साथ शुरू कर दिया जाए। जापान के जो लोग हैं वो खुद ही इस चीज़ को कर देते हैं कि हम US की गाइडलाइन में रिबिल्ड कर देंगे अपना जापान, और साथ साथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अपने लिए करते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉमिस है कि एक्सचेंज जो है वो जापान दोबारा रिआर्म नहीं होगा, और मिलिट्री प्रोटेक्शन जो है वो US से लेता है। उसके बाद बिल्डिंग जर्मनी को रिबिल्ड करना है, तो उसके लिए जो है ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क इसलिए है कि जर्मन सरेंडर करते हैं 1945 में। ब्रिटिश, फ्रांस और अमेरिकन और सोवियत ट्रूप जो है वो उसके रीजन को ऑक्युपाई किए होते हैं, जैसे कि ऑक्युपेशन जोन बना था। लेकिन सोवियत जो है ऑक्युपाइड जोन जो है वो ईस्ट में है, तो जर्मन कैपिटल जो है वो बर्लिन उसका कैपिटल है, उसके अंदर भी ट्रूप्स होते हैं और तीनों कंट्रीज से होती हैं, यानी फ्रांस, ब्रिटिश और अमेरिका की तरफ से, तीनों की तरफ से। अच्छा, चारों के चारों जो है वो इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि नाजी लीडरशिप जो है उसको, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, उसको वार क्राइम के लिए हम जो है पनिश देंगे, और कोई भी पावर ये नहीं चाहती थी कि हम अपनी टेरिटरी को छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद जो है कंट्रोल ऑफ जर्मनी का जो मसला है वो इस तरह हल होता है, बल्कि अनसॉल्व रहता है कुछ अर्से तक। फिर ब्रिटिश, फ्रांस और अमेरिकन ऑक्युपेशन जोन जो है इकट्ठे हो जाते हैं और वेस्ट जर्मनी बना देते हैं 1949, जबकि सोवियत का जो हाफ अल्टीमेटली ईस्ट जर्मनी है वो ईस्ट जर्मनी रहता है। फिर ये चारों के चारों पावर जो है बर्लिन को जॉइंटली चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन में इसको तकसीम करते हैं, और यहाँ तक कि 1990 में आके जर्मनी जो है वो फाइनली रीयूनिफाइड हो जाता है, और एक जर्मनी जो है ईस्ट और वेस्ट ख़त्म हो जाता है।